किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। वर्षा जल का करें संचयन, निर्धारित समय पर चीनी मिलों द्वारा किसानों का बकाया न चुकाने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश, देश में दलहन संकट को समाप्त करने के लिए इसके आयात की योजना, प्रदेश में सिर्फ 85% बारिश होने के आसार, किसानों के लिए आकस्मिक दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत और भीषण गर्मी भी प्राकृतिक आपदा में शामिल। अब कृषि समाचार विस्तार से। वर्षा जल संचयन वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छत से प्राप्त वर्षा जल से उत्पन्न अप्रवाह संचित करने के लिए भी बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में इमारतों की छत, पक्के व कच्चे क्षेत्रों से प्राप्त वर्षा जल व्यर्थ चला जाता है। यह जल जलभृतों में पुनर्भरित किया जा सकता है व जरूरत के समय लाभकारी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्षा जल संचयन की प्रणाली को इस तरीके से अभिकल्पित किया जाना चाहिए कि यह संचयन अथवा इकट्ठा करने व पुनर्भरण प्रणाली के लिए ज्यादा जगह न घेरे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान के लिए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से साफ कह दिया है कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना ही होगा। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पेराई सत्र 2014-15 के गन्ना बकाये के भुगतान के आदेश दिए थे, जिसमें चीनी निगम व सहकारी चीनी मिलों को बकाये गन्ना मूल्य के 25% का भुगतान 15 जून तक, 50% का भुगतान 30 जून तक तथा 75% का भुगतान 15 जुलाई तक करने का आदेश जारी किया था। निजी चीनी मिलों को 25% का भुगतान 15 जून तक तथा 75% का भुगतान 15 जुलाई तक करने का आदेश दिया गया था। गन्ना आयुक्त ने इस आदेश से चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए इसके 100% अनुपालन के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गन्ना आयुक्त ने आगामी 30 जून व 15 जुलाई तक किए जाने वाले भुगतान का लक्ष्य भी निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि जो मिलें उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर शुगर केन कंट्रोल एक्ट की धाराओं व अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश में दलहन की कमी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार हर हाल में इस कमी को दूर करने का प्रयास करेगी। वर्ष 2013-14 में 192 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ था, जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान 20 लाख टन की कमी आई और उत्पादन घटकर 173 लाख टन हो गया है। इस दौरान क्रमशः 36 लाख टन और 45 लाख टन दलहन का आयात किया गया। कृषि मंत्री के अनुसार सरकार के पास दलहन का पर्याप्त भंडार है। राज्यों को पत्र लिखकर दलहन की जरूरतों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। दलहन की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने हेतु उन्होंने बताया कि दलहन का आयात किया जाएगा। दलहन की कमी को दूर करने के लिए नेफेड को धनराशि भी दे दी गई है। कृषि मौसम निदेशक के अनुसार प्रदेश में इस बार केवल 85% ही मानसूनी बारिश के आसार हैं। फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ मौसम व कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर पद्माकर त्रिपाठी के अनुसार इस बार प्रदेश में तराई से लेकर पूर्वांचल तक, महाराजगंज, बस्ती, देवरिया, श्रावस्ती से लेकर लखीमपुर खीरी में तो मानसून की सामान्य बारिश होने के आसार हैं, मगर तराई से दक्षिणी छोर पर स्थित इलाकों में बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ, अमेठी, वाराणसी, इलाहाबाद में मानसून की सामान्य से कम बारिश होने की आशंका बन रही है। बीते वर्ष आधे से ज्यादा हिस्सा सूखाग्रस्त रहा। वर्ष 2014 में कमजोर मानसून के चलते प्रदेश सरकार ने राज्य के कुल 58 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। इनमें से पहले चरण में 50% से कम बारिश वाले 44 जिले शामिल किए गए थे और बाद में 14 जिले और शामिल किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 69 वर्ष के बीच के किसान व खेतिहर मजदूरों के लिए जन कल्याणकारी सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत की गई है। यह जानकारी देते हुए कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि मंडी परिषद के तहत संचालित इस योजना का लाभ पाने के लिए पीड़ित किसान अथवा खेतिहर मजदूर दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर मंडी समिति के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, जिस पर कार्रवाई के पश्चात अनुमन्य धनराशि चेक द्वारा किसान अथवा मजदूर या उसके परिवारजनों को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अब भीषण गर्मी को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि अब लू से मरने वाले के परिवारजनों को आपदा राहत कोष से सहायता दी जाएगी। इस बार भीषण गर्मी से देश में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है।
गृह मंत्री के अनुसार अब कोई भी राज्य सरकार गर्मी से होने वाली मौतों और अन्य नुकसान के लिए राज्य आपदा राहत कोष से पीड़ित परिवार को सहायता दे सकती है। राज्यों के पास उपलब्ध आपदा राहत कोष का 10% इस पर खर्च किया जा सकता है। इसके पहले केंद्र सरकार भारी बारिश को पहले ही प्राकृतिक आपदा घोषित कर चुकी है। बीते अप्रैल में बेमौसम हुई भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान होने की वजह से यह फैसला लिया गया था। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाई धान की नर्सरी डालने के लिए शोधित बीज का ही प्रयोग करें। यदि बीज शोधित न हो तो बीज शोधन सुनिश्चित करें। यदि जीवाणु झुलसा या जीवाणुधारी रोग की समस्या हो तो 25 किलोग्राम बीज के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन को पानी में मिलाकर रात भर भिगो दें। दूसरे दिन छाया में सुखाकर नर्सरी डालें। अधिक अवधि की प्रजातियों की नर्सरी पहले तथा मध्यम व कम अवधि की नर्सरी क्रमशः बाद में डालें। उड़द, मूंग, सूरजमुखी की फसलों और आम व लीची के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। सब्जियों की खेती में आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें। खरीफ सब्जियों जैसे भिंडी, लोबिया, बैंगन, मिर्च एवं फूल गोभी की अगैती किस्मों की बुआई के लिए उपयुक्त प्रक्षेत्र का चयन करते हुए उन्नत प्रजातियों की व्यवस्था करें। धनिया, हल्दी एवं अदरक की बुआई 15 जून तक पूर्ण करें। आम के बागों में हल्की नमी बनाए रखें तथा काली फफूंदी का प्रकोप होने पर बचाव हेतु बाग की सफाई करें तथा घुलनशील गंधक 0.2%, मोनोक्रोटोफास 0.05% तथा गोंद 0.3% का मिश्रण बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बागों में कैंकर रोग के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। अरहर के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में अरहर का भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 6,800 रुपए, वाराणसी में 6,400 रुपए और शाहजहांपुर में 5,950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ मंडी में 6,375 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 6,650 रुपए, शाहजहांपुर में 6,655 रुपए प्रति क्विंटल। चना लखनऊ में 4,700 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 4,725 रुपए, वाराणसी में 4,700 रुपए और शाहजहांपुर में 6,250 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का लखनऊ में 1,480 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 1,450 रुपए और शाहजहांपुर में 1,300 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों का भाव लखनऊ की मंडी में 3,600 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 3,950 रुपए, वाराणसी में 3,615 रुपए और शाहजहांपुर में 3,550 रुपए प्रति क्विंटल। बात अगर सब्जियों और फलों के भावों की करें तो आलू का भाव लखनऊ की मंडी में 660 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 500 रुपए, वाराणसी में 595 रुपए और शाहजहांपुर में 540 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 1,475 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1,425 रुपए, वाराणसी में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव लखनऊ की मंडी में 1,550 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1,250 रुपए, वाराणसी में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। भिंडी लखनऊ की मंडी में 1,100 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 900 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 850 रुपए और शाहजहांपुर में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। लहसुन का भाव लखनऊ की मंडी में 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 4,700 रुपए, वाराणसी में 4,100 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सेब का भाव लखनऊ की मंडी में 8,050 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 8,800 रुपए, वाराणसी में 8,000 रुपए और शाहजहांपुर में 5,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केले का भाव लखनऊ की मंडी में 2,475 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 3,050 रुपए, वाराणसी में 1,670 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पपीता लखनऊ में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और ताजा मंडी भाव। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गन्ने के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी एवं जल प्रबंधन का क्या महत्व है, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवनायक सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा अपने सभी किसान भाइयों की तरफ से कि जो गन्ने के उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? हाँ देखिए सुनील भैया, जैव प्रौद्योगिकी जो है ना अन्य फसलों की तरह से गन्ने में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि गन्ने में जो है ना सबसे बड़ी समस्या होती है कि अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हमारे पास हो, गन्ने में मिठास की मात्रा ज्यादा हो, चीनी का परता ज्यादा हो, या गन्ने में कीड़े मकोड़ों से रोकथाम में जो आने वाली समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हम गन्ने में विकसित कर लें तो ये जो है ना जैव प्रौद्योगिकी के बल पर भी हो सकता है। इसके जो है बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम मिल भी रहे हैं। और जैसे कि दूसरी फसलों में जो हमारे कपास का जो पौधा है, कपास में हम लोगों ने जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, और वहां पर जो कीटनाशक दवाओं में जो बहुत ज्यादा खर्च होता था वो खर्च बहुत कम रह गया है। इसी तरह से हमारे गन्ना उत्पादन में भी जैव प्रौद्योगिकी के काम जो है ना बहुत अच्छे हो रहे हैं, और निकट भविष्य में हम लोग ये सोच सकते हैं कि काफी कुछ हम लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यानी जो उपचार हमें बाद में करना पड़ता था, अगर कोई बीमारी लग गई, कोई रोग का पता चला, तो उपचार हमें बाद में करना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि रोग रोधी प्रजातियों का ही रोग रोधी प्रजातियों का ही विकास हो सके, ताकि एक बेहतर फसल हमारे किसान को प्राप्त हो सके। तो सब एक बात और पूछना चाहूंगा, इस समय चूंकि तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं, मौसम में गर्माहट है,
और पानी की जिन क्षेत्रों में कमी है और ऐसे स्थानों पर अगर हमारे किसान भाई उत्पादन करना चाहते हैं तो कैसे क्या करें और साथ साथ जो जल का प्रबंधन कैसे करें, साथ साथ कैसे जल को संरक्षित करें? जी जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। और आप देखते हैं कि इस समय हमारे किसान भाई भी देख रहे होंगे कि तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं और इसमें है कि आज अगर आपने खेत में पानी चलाया और 2 दिन बाद जो ना खेत सूख जाता है, तो ऐसे में जो है ना कम पानी से ज्यादा उत्पादन गन्ने से कैसे ले सके और नमी का जो ह्रास है मिट्टी से वो कम हो सके, इसके लिए जरूरी यह है कि आप एक सिंचाई तो अगर गन्ने में करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं उनको सुनील भैया अगर हमारे किसान भाई गन्ने की लाइनों के मध्य में उसको दबा देंगे तो नमी का संरक्षण काफी लंबे समय तक हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसी विधि करने से करीब 35 से 40% सिंचाई के जल में बचत भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और है किसान भाई, आज आपको बता दूं कि ऐसा करने से हमारे जो गन्ने की जो जड़ें हैं या गन्ने का जो पौधा है उसको तापक्रम में भी काफी राहत मिलती है। करीब 2.5 डिग्री तापक्रम कम हो जाता है गन्ने की सूखी पताइयां बिछाने से। तीसरा फायदा ये होता है कि गन्ने मिट्टी में जो हमारा गन्ना खड़ा हुआ है उस मिट्टी की जो क्षमता है स्वास्थ्य मिट्टी का वो भी बढ़ जाता है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हमारे सृष्टि के कृषि के कर्ता धर्ता हैं, उनकी संख्या में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो जाती है और वो अपना अच्छा काम कर लेते हैं। इसी तरह से गन्ने की जो सूखी पताई है उसको अगर बिछा दिया जाए तो इसको हम काला सोना भी कहते हैं। इस काले सोने से हम ज्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं और सिंचाई के जल में बचत भी बहुत ज्यादा की जा सकती है। ये उन स्थानों पर भी ज्यादा कारगर होगा जहां पर पानी की थोड़ी कमी है और दूर से पानी प्राप्त होता है, तो वो किसान भाई इन सब विधियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इस समय जो है ना गन्ने का जो उत्पादन किसान भाई ले रहे हैं, जो गन्ने की फसल खेत में है, तो बड़ी क्रांतिक अवस्था वाली फसल ये है कि अगर इस समय गन्ने को सिंचाई अगर ना मिली या नमी की कमी हो गई तो गन्ने की जो कल्ले निकलने वाली जो अवस्था होती है इसमें पौध संख्या बढ़ती है। सुनील भैया, पौध संख्या अगर नहीं आएगी तो किसान भाई आपको मालूम होगा कि इसमें जो है ना गन्ने की जो पैदावार है आपको कम होती चली जाएगी। ऐसे में इस समय क्या होना चाहिए कि गन्ने में पौध संख्या अच्छी हो और पौध संख्या अच्छी रखने के लिए इस समय गन्ने के खेत में पौधों के आसपास नमी हो और साथ ही साथ जो खरपतवारों का जो आप नियंत्रण करते हैं, खरपतवार भी अगर कम रहेंगे या उनको अगर आप प्रबंधन उनका बढ़िया से कर लेंगे तो निश्चित रूप से पौध संख्या अच्छी होगी और गन्ने का उत्पादन भी बढ़िया होगा। सब जैसे कि बात जल संरक्षण की आपने बताई, कैसे जल को संरक्षित करें और कैसे कम पानी में हम उत्पादन कर सकते हैं, साथ साथ आपने पौध संख्या के बारे में बात की है। जी, तो जी, अगर जी। इस समय अगर पौध संख्या बढ़ाना चाहते हैं किसान भाई, तो क्या क्या कार्य कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमारा जून का महीना चल रहा है और इसमें जो ना पौध संख्या बढ़ाने के लिए हमें सबसे जरूरी बात यह है कि हमने आपको बता दिया कि इस समय नमी कम ना होने पाए। और दूसरी बात यह है ना कि जो यूरिया जो खाद हम लोग डालते हैं तो 2/3 हमारे किसान भाई तो यूरिया खाद पहले डाल चुके हैं, 1/3 खाद और बची हुई होगी। तो 1/3 जो यूरिया की खाद है उसको किसान भाई क्या करें कि गन्ने के खेत में देखें कि नमी अच्छी तरह से हो, मतलब ज्यादा खेत गीला भी ना हो और उसमें जो है ना जो मिट्टी है, मिट्टी में पैर आपका धसे नहीं। आप ये समझ लीजिए खेत में जो है ना ओट आने वाली स्थिति है। तो ऐसे में किसान भाई गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे, पंक्तियों के किनारे किनारे यूरिया को डाल दिया जाए, पंक्तियों के मध्य में न डालें, नहीं तो उसका जो फायदा है वो खरपतवार ले जाएंगे। तो किनारे किनारे डालते हुए और ऊपर से आपको गुड़ाई कर देनी है या त्रिफाली चला देनी है या किसी और या फौड़ा चला करके ऐसा कुछ काम करें कि जो खाद आप दे रहे हैं यूरिया के रूप में वो मिट्टी के अंदर चली जाए। अन्यथा इतनी भरी गर्मी में खाद जो है ना गैस बन करके उड़ जाएगी और उसका फायदा हमारी गन्ने की फसल को नहीं मिल पाएगा। तो अगर 2 चीजें कर लेंगे किसान भाई तो पौध संख्या खूब अच्छी हो जाएगी और हमारे गन्ने का उत्पादन भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल। और खाद उर्वरक अगर डालना चाहते हैं तो वो किस किस तरीके से डाल सकते हैं? हाँ, देखिए, खाद उर्वरक हमने आपको बताया कि जो यूरिया खाद है, यूरिया खाद को ही डालना है। और यूरिया खाद के साथ ही साथ हम आपको और भी बता दें कि अगर किन्हीं कारणों बस अगर किसान भाई यूरिया खाद नहीं दे पाते हैं, जून के अंत तक अगर खाद नहीं दे पाते हैं, तो एक काम और किया जा सकता है कि यूरिया का एक पर्णीय छिड़काव भी होता है। यानी कि 2 से 3 किलोग्राम आपने यूरिया ले लिया और 100 लीटर पानी ले लिया, उसका घोल बना ले
और उसमें 1 या 2 ढक्कन कोई कीटनाशक दवा अगर आप मिला देंगे और उसका आपने छिड़काव गन्ने की पत्तियों में करा दिया, तो गन्ने की पत्तियां उस यूरिया को या उस उर्वरक को 48 घंटे में अवशोषित कर लेती हैं और 48 घंटे के अंदर ही किसान भाइयों को समझ में आ जाएगा कि उनकी गन्ने की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो गई हैं, उनमें चमक आ गई है और गन्ने का जो फुटाव है, जो कल्लों का फुटाव है, वो अच्छा होने लग जाएगा एक ही हफ्ते के अंदर अंदर। तो ऐसे में जो है ना खाद उर्वरकों का प्रबंध अगर इस तरह से कर लेंगे तो पौध संख्या बढ़ेगी और गन्ने का उत्पादन भी बढ़िया हो जाएगा, होगा अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि खासकर 2 बिंदु बहुत अच्छे आज हमारे सभी किसान भाइयों को जानने को मिले कि एक तो जल को संरक्षित कैसे करें, कैसे हम जो है नमी बनाए रखें खेतों में, साथ साथ समय के हिसाब से कब हमें खाद डालना है और किस तरह के समय जो है खरपतवारों का नियंत्रण करना है, कीटों से बचाना, ताकि अंत में हम एक बेहतर उत्पादन, बेहतर फसल का उत्पादन में प्राप्त हो सके। तो इन सभी जानकारियों के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 59% तथा न्यूनतम 23% रही। वायु दिशा पश्चिम से उत्तर पश्चिम तथा गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर आसमान में मामूली बदली छाई रहने तथा अन्य स्थानों पर तेज धूप बने रहने के आसार हैं। आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। खिली धूप रहने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, इस वर्ष मानसून की वर्षा के सामान्य से कम रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए धान की बुआई कम क्षेत्र में करें। जहां सिंचाई की व्यवस्था कम हो वहां धान के स्थान पर अन्य फसलें जिनमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती हो, जैसे अरहर, बाजरा, ज्वार आदि की बुआई करें। हरी खाद हेतु बोई गई सनई व ढैंचा में इस समय आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा संस्तुत मात्रा में नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। बुआई के 40 से 45 दिन बाद पलटाई करें। खरीफ मक्का की बुआई का कार्य इस समय खेत की तैयारी उपरांत प्रारंभ करें। बढ़ते तापमान को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती में 7 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। भिंडी की फसल में इस समय पीत शिरामोजैक रोग के नियंत्रण हेतु संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। हल्दी व अदरक की बुआई प्रारंभ करें। हल्दी के लिए बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अदरक के लिए 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इस मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती में फल मक्खी की निगरानी करते रहें। कीट दिखाई देने पर संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। तापमान बढ़ने के साथ आम के बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि नमी बनी रहे और परिपक्वता के अनुसार फलों की तुड़ाई, पैकिंग तथा विपणन का कार्य करें। किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।